तो देश की सबसे बड़ी खबर, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। कई ऐलान हुए। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए भी बड़े ऐलान किए। बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए हैं। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान हैं। तो देखिए, कई बड़े ऐलान हुए हैं इस बजट में, लेकिन जैसे देश की जो अधिकांश जनता है, मेजॉरिटी में लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो बजट है वो एक तिलिस्म की तरह होता है और वो उसमें फंस कर रह जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो चीज देखने और सुनने में आ रही है आखिर कहीं उसके पीछे है क्या। जो सीधे सीधे अनाउंसमेंट्स होते हैं कि ये सस्ता हुआ है, वो महंगा हुआ है, वो लोगों को तुरंत पल्ले पड़ता है, लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं वो किस दिशा में देश को ले जा रही हैं, उनकी जिंदगी में किस तरह का असर डालेंगी, इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में ये बजट डिस्कशंस बेहद जरूरी हो जाते हैं सभी के जानने के लिए। जैसे कि आप लगातार सुन रहे हैं कि टैक्स स्लैब को लेकर जिस तरह से ये बड़ी घोषणा हुई है, नया टैक्स रेजिम, पुराना टैक्स रेजिम, ये क्या है, क्या बेहतर होगा, पुराने में क्या खामी थी जो नया लाए हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो क्या हम नया वाला छोड़कर वापस पुराने पर लौटे, इसका सेविंग्स पर किस तरह का असर होगा। ये तमाम वो बातें हैं जो लोगों को खा रही हैं, जिन पर वो जवाब तलाश रहे हैं। और हम डिस्कशन के जरिए ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि बजट 2023 में आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें डिकोड करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। ओवरऑल अगर बाजार के लिहाज से देखा जाए तो बाजार बम है। सुबह हालांकि ऐसा लगा था कि बाजार आज धीमी गति से चल रहा है, लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मार्केट में उत्साह देखा गया। हमने देखा किस तरह से शेयर मार्केट ने उछाल भरी, किस तरह से निफ्टी में उछाल आया, और इसी के साथ ये समझ में आ गया कि केंद्र सरकार का जो ये बजट है 2023 वो बाजार को उत्साहित कर रहा है। इसके अलावा मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष अपने पूरे विपक्ष धर्म को निभाते हुए बजट को कोसने में लगा है। सत्ता पक्ष अपने पूरे सत्ता पक्ष के चीजों को लेकर वही नपातुला रिएक्शन दे रहे हैं जो कि अमूमन बजट को लेकर सत्ता पक्ष द्वारा दिया जाता है। बहरहाल मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं निसार अहमद जी, अर्थशास्त्री हैं, बजट अध्ययन केंद्र से आते हैं। मुकेश पारीक जी बीजेपी नेता हैं और आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। निसार अहमद जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल तो यही कि इस बजट को आप ओवरऑल कितना नंबर देंगे। पहले आप सिर्फ नंबर बता दीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। ऐसे मैं ये जनरली बजट को नंबर नहीं देता, लेकिन ठीक है, तो फिर मैं आपको दुविधा में बिल्कुल नहीं डालूंगा। मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा और सीधा सवाल पर आ जाऊंगा। देखिए, राहुल द्रविड़ एक क्रिकेटर हैं और वो जिस तरह की पारियां खेलते थे ना, कोई बहुत बड़े हीरोइज्म की ओर जाने की कोशिश नहीं करते थे। उसी पारी की तरह ये बजट नजर आ रहा है। मतलब चुनावी साल में जब लगा था लोक लुभावन चीजों का तड़का होगा, सिर्फ छौंक मात्र हट गया और बजट पूरी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश हुई। सर, बीच में आपकी आवाज चली जा रही है। आप निसार जी, मैंने कहा कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ की पारियां हुआ करती थी उसी तरह का मोटा मोटा ये बजट नजर आ रहा है। सरकार ने हीरो बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन सरकार ने वो कोशिश जरूर की जो इसको बैलेंस बनाकर रखे। मतलब चुनाव आखिरी पूर्ण बजट हमें तो लगा था लोक लुभावन चीजों की झड़ी होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन सरकार का जो कोर जिनसे कम्युनिकेट करना चाहती थी, जिस ग्रुप से मध्यम वर्ग, उसके लिए उसके हिसाब से कुछ तो, मतलब वो पूरी तरह से आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। कुछ तो उन्होंने उनसे एक बातचीत संवाद किया है कि जैसे आपने अभी बात की थी टैक्स के मामले में, इनकम टैक्स के मामले में, और कुछ दूसरी चीजों के जरिए वो उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर
आपका पॉपुलिज्म, देखिए पॉपुलिज्म का मतलब पहले कुछ और लेते थे लोग और उसको पहले लोग बुरा समझते थे, क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अभी लोग कह रहे हैं अरे पॉपुलिज्म नहीं आया। और तो उस तरह से अगर हम देखें कि जिसको हम हमेशा समझते थे कि सरकार को एक्चुअली पॉपुलिस्ट बजट ही बनाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। अच्छा। तो उस तरह से अगर देखें तो जो कमजोर वर्ग है देश का, जो क्योंकि हम एक ऐसे मुश्किल वक्त से अभी निकले हैं कोरोना के समय से, और अभी भी बेरोजगारी का संकट है, अभी भी जो आपका कल आया है अपना इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि जो रूरल वेज है, जो रियल रूरल वेज है, जो महंगाई को अगर अलग कर दे, महंगाई को अगर एडजस्ट करके देखें तो रूरल वेज कम हुआ है, ये कल का इकोनॉमिक रिव्यू सर्वे बता रहा है। तो ऐसे समय में जब इनइक्वालिटी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, रियल वेज कम है, तो हमें इन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए था कि हमारा बेरोजगारी का संकट कम हो सके, लोगों के हाथ में, जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में इनकम आए और उनको काम मिले। तो ये करना चाहिए था। सरकार ने जरूर इनकम टैक्स में रियायत देकर मिडिल क्लास, जो एक छोटा सा ग्रुप है मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का जो इनकम टैक्स देता है, उसके जेब में जरूर कुछ पैसे आए हैं और वो उसको खर्च करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। देखिए निसार जी मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपके हिसाब से ये वोट वाला बजट है। दूसरी बात मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं वो ये पूछना चाहता हूं कि देखिए इमीडिएट कुछ मिलते तो इस बजट में नहीं दिख रहा है, लेकिन मिड टर्म लॉन्ग टर्म पर तो चीजें नजर आ रही हैं। आप भी जिन चीजों की बात कर रहे हैं जिन्हें पॉपुलिस्ट की श्रेणी में रखना चाहिए, लेकिन वो भी मिड टर्म या लॉन्ग टर्म ही है, वो भी कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं है। ऐसे में क्या ये सचमुच वोट वाला बजट है या पॉपुलर जैसा कि आप कह रहे हैं? मैं तो इसका पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं। मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूं कि लोगों को रिलीफ, इमीडिएट रोजगार का जो चाहिए था वो मिल पाएगा कि नहीं, लोगों को महंगाई से निजात मिल पाएगी कि नहीं, लोगों को इमीडिएट रिलीफ ला रहा है क्या ये सेविंग? नहीं ला रहा है। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं ला रहा है। मनरेगा का बजट कम हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट जिसको वित्त मंत्री महोदय ने बताया अपने स्पीच में कि हमने बढ़ाया है, वो बजट अगर आप एक साल और पहले चले जाएं तो उसके बराबर है। पिछले साल से जरूर बढ़ाया है, लेकिन उसके और पहले जाएं तो उससे कम हुआ है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया है। तो और कई ऐसी योजनाएं मैं आपको बता सकता हूं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इवन फूड सब्सिडी कम हुआ है। जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना जिसको कहा गया है कि कंटिन्यू हो रहा है, सही बात है, ये कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये योजना का पहले से चलती आ रही है ना, कोरोना के पहले से। कोरोना के दौरान इसमें एक योजना और ऐड की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। तो 5 किलो और 5 किलो 10 किलो लोगों को मिल रहा था, अब 5 किलो मिलेगा एक या 3 नए, जब भी नया लागू होगा जिस दिन से। तो कोरोना के दौरान जो 10 किलो मिल रहा था वो बंद होके अब 5 किलो मिलेगा सिर्फ। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो तबका है जिसके लिए मैं थोड़ा ये बात करना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो उस तबके को कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, इसका जवाब मुकेश पारीक जी बीजेपी को देना चाहिए। मुकेश पारीक जी, देखिए सवाल यह है कि इमीडिएट रिलीफ क्यों नहीं? जब आप खुद कह रहे हैं कि कोरोना काल से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ चुकी है, तो जो वो सेक्शंस जिन्हें इमीडिएट रिलीफ की जरूरत थी वो तो दी जा सकती थी। देखिए, जब केंद्र सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो कोई जो आपने कहा कि लोक लुभावन वाली नहीं है। अगर इसको वास्तविकता में देखा जाए और अगर इसकी सारांश अगर इस बजट का निकाला जाए तो ये बजट ऐसा है कि ये सर्व समावेश विकास वाला एक बजट है जिसने हर वर्ग को, हर पहलू को, हर स्थान को छुआ है। अगर हम बात करें तो जो हमारे देश में जो अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको हम अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति बोलते हैं, उस तक पहुंचने वाला ये बजट है। अभी रोजगार की आप बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को जब बढ़ावा देने के लिए जब इसमें प्रयास किए गए हैं तो निश्चित रूप से ये इन चीजों को बढ़ाएगा। और रोजगार को कैसे बढ़ाए, मतलब रोजगार देने वाले लोग कैसे बने, इस सब चीजों का इस बजट में है। और सब में बड़ी बात है मजबूत वित्तीय सेक्टर पर एक नहीं, मैं आपको वो उसी पर आ रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, अब जैसे आवास की बात कर लें, है ना, या फिर हर घर नल कनेक्शन की बात कर लें, विभाग तो वैसे ही अपने लक्ष्य से काफी पीछे है।
नहीं, आप देखिए ना, जब कोई किसी चीज का बजट बनता है तो बजट में तो ये तय किया जाता है कि किस मद के लिए कितना बजट तय किया गया है। इसमें बजट का मतलब यही है। परफॉर्मेंस कहाँ देखी? मैं आपको ये बता रहा हूँ कहां से इमीडिएट रिलीफ की गुंजाइश बन सकती थी। इमीडिएट रिलीफ अगर आप बात करें तो मध्यम वर्ग की, जब हम बार बार ये बात कर रहे हैं, तो 7 लाख रुपए जिसकी डिमांड थी कि इनकम टैक्स का एक स्लैब बढ़े, तो 7 लाख रुपए का वो किया, तो एक बहुत बड़े वर्ग को इससे राहत मिली है। आप अगर कृषि की बात करें तो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ का कर्ज का लक्ष्य रखा है, कृषि कर्ज का। और ऐसे ही महिलाओं के बचत के लिए ये प्रावधान किए गए। ये देखिए, इस बजट का जो आप अगर इसको एक बजट को एक रूप में देखते हैं तो ये बजट छोटे समय के लिए नहीं है, ये बजट एक बड़ा ये तो मैंने कहा ही दिखने वाला बजट है। ये तो मैंने कहा ही, मैंने कहा इससे इनकार किया मुकेश पारीक जी। मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर तो कुछ चीजें यहां नजर आ रही हैं, इमीडिएट में नजर नहीं आ रही। मैं तो वो जानना चाह रहा था कि आप जब रोजगार की बात करते हैं, दुविधा में रहे इमीडिएट चीजों को लेकर। नहीं, इमीडिएट में आप मुझे ऐसा कोई उदाहरण दीजिए कि जिसमें ऐसा नहीं हो। इमीडिएट ही तो उदाहरण ये जो निसार जी ने बताया ना, और उसके अलावा उसमें मैंने चीजें जोड़ा जो लक्ष्य के पीछे थे, वहां से गुंजाइश बनाई जा सकती थी। देखिए, इनकम टैक्स में जो रिबेट मिली है वो इमीडिएट है। आपको एक बात बताऊं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वो वापस मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को। आप जो 2024 में एक मिनट देखिए, एक आप महत्वपूर्ण चीज को छोड़ रहे हैं कि 9 साल में प्रति व्यक्ति आय। आप देखिए, बजट का एक सुंदर स्वरूप देखिए ना इस सरकार का, केंद्र सरकार का, कि 9 साल में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना से ज्यादा हो गई। तो क्या आप इसे हास्यास्पद है? एक सेकंड आपको और बता दूं। दो सेकंड मुकेश पारीक जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। आर तिवारी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आर तिवारी जी, रूटीन में जो विपक्ष के रिएक्शंस होते हैं, मोटे तौर पर उसी तरह के रिएक्शंस आप लोगों ने दिए हैं। नहीं, और कोई चारा नहीं है ना इनके पास। मैं कह रहा हूं स्वप्निल, इस देश का जो बजट सीतारमन जी ने पेश किया है, मोदी 2, मेरा मानना है कि ये मोदी लास्ट का बजट है। ये छलावा है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कैसे? मनरेगा का आपने बजट कम कर दिया। आपने वादा किया था गरीबों को पक्के मकान 2022 में पूरा कर देंगे। हम यहां पर किसानों की आय दुगनी कर देंगे। सबसे ज्यादा हास्यास्पद अगर बात है तो देश की वित्त मंत्री ने कहा हमने आम आदमी की आय दुगनी कर दी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 में इन्होंने छीन ली जनता के वोट के माध्यम से, छलावा से, उस समय 60 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का अनाज दे रहे थे। ये 20 करोड़ लोगों को खबरें दुनिया भर से आई बढ़ा करके लाने में तो अगर आपने ऐसा किया तो ये छलावा लाने में कांग्रेस का तोड़ नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में कांग्रेस मात खाती थी ना। तिवारी जी, मुझे एक बात बताइए, आप जब मनरेगा की बात कर रहे हैं, तिवारी जी आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब आप मनरेगा की बात कर रहे हैं और मनरेगा को लेकर आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तब आप ये भूल रहे हैं कि नागौर में सरपंच बैठे हुए मनरेगा के भुगतान की मांग को लेकर आपसे। ये व्यक्तिगत ये राजनीतिकरण, हमारा भी बजट आने वाला 10 तारीख को। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश का बजट नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे रहा है। किसानों की एमएसपी की आय दुगनी आपने की नहीं। 750 किसानों ने अपना जीवन का बलिदान कर दिया। सर्दी गर्मी बारिश, आप केवल 500 रुपया महीना सब्सिडी देकर के आप चल रहे हो। पर ये बताइए ना कि क्या ये बजट मिड टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी देश को सही रास्ते पर ले जाने वाला नहीं है? आर तिवारी जी, एक बात बताइए, ठीक है, इमीडिएट वाली बातों को छोड़कर क्या मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर भी देश को सही रास्ते पर ले जाने वाला आपको ये नहीं दिख रहा? 2047 हम में से कौन देखेगा? ये अमृतकाल का पहला बजट है स्वप्निल। अमृत तो केवल इनके पूंजीपति मित्रों के लिए है, आम आदमी का कहां है? रेलवे में आपने बजट बढ़ा दिया, रेलवे में गए 9 साल ठीक है। मैं एक बार फिर 2 मिनट तिवारी जी, एक बार फिर मेरे को निसार जी के पास जाने दीजिए। निसार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें फ्यूचर में की जाएंगी के हिसाब से है। स्किल वाली बात भी फ्यूचर की ही है, वो भी कोई इमीडिएट वाली बात है नहीं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, वो कहां पर आपको नजर आता है इस बजट में वो हिचक जिसने सरकार को थोड़ा रोका या उनकी मंशाओं पर ब्रेक लगाने की कोशिश की? वो ब्रेकर कहां पर है इस बजट में? नहीं, वो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक सरकार का आइडियोलॉजिकल एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें
इस पे ज्यादा पुश करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें एक इंडस्ट्री, कॉरपोरेट, उनके हिसाब से उनको एक तरह से बूस्ट करना है। वो वाला भी एक कहीं ना कहीं मुझे इसमें चीज नजर आता है कि जो एक हमें ग्रोथ जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिग बूस्ट है और बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ रहे हैं आप? हाँ। जैसे अगर आप कहें कि सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा, जो कि इंफ्रा के लिए कैपेक्स में तो बिग, वही मैं बोल रहा हूं सर, वही मैं बोल रहा हूं। तो वो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी सड़कें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, इन पे ही अगर इन पे फोकस ज्यादा है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको आप देखें तो उसका बजट नहीं बढ़ा है, जबकि वो भी इंफ्रा का ही पार्ट है, लेकिन उसका बजट नहीं बढ़ा है। तो ये जो बजट बढ़ा है, जिसका आप सर मुझे कंप्लीट कर लीजिए, ये जो बजट बढ़ा है जिसको आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में बेनिफिशियल होगा, ये होगा अगर इसमें एक कैवेट है, अगर होगा कि अगर ये पूरा कैपिटल लेड या मैकेनाइज्ड मशीन लेड डेवलपमेंट होगा, तो क्या इससे एम्प्लॉयमेंट उतना इंक्रीज हो पाएगा? तो हमें नेचर ऑफ उस एक्सपेंडिचर को भी देखना होगा। एक बात यह है कि अगर वो एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उससे डायरेक्ट तो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करे, हो सकता है कुछ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, लेकिन ये दोनों बातें मीडियम और लॉन्ग टर्म की हो जाती हैं। हाँ, तो अब जैसे टूरिज्म वाला भी उसी तरफ ले जाता है जो बातचीत आज बजट में हुई है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्या फिस्कल डिसिप्लिन है इसमें या डिसरप्ट हुआ है? नहीं, डिसरप्ट तो नहीं हुआ है, वो तो पहले से थोड़ा कम हुआ है, और उसको 4.5% पे ले जाने का जो वो वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हमारा जो टारगेट है हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन अभी वो 5% से ज्यादा है। तो अगले साल भी, तो अब एक साल में वो फिर हमें देखना होगा अगले साल, लेकिन बढ़ा नहीं है। एक ये भी कारण रहा होगा कि बहुत ज्यादा जैसे मनरेगा जैसे स्कीमों को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि इसको कंट्रोल में रखने का डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनकी तरफ से हमेशा रहता है, और ये दबाव सरकार पे रहता है। ठीक है, मैं अब मुकेश पारीक जी आपके पास आ रहा हूं। आपने सबसे पहले अपनी जिस बात को कोट करने की कोशिश की वो टैक्सेशन वाला था। आपने जो नए टैक्स रेजिम की तरफ इशारा किया कि देखिए ऐसा वर्ग है जिनको 7 लाख तक पर छूट चाहिए थी, जिनको छूट चाहिए थी हम उनको छूट दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कहीं वो लोगों की सेविंग्स पर तो अफेक्ट नहीं डालेगा? क्योंकि इंडियन माइंडसेट सेविंग वाला है, और पुराना जो टैक्स स्लैब है वो सेविंग पर डिडक्शन देता था, तो एक तरह से उन्हें प्रमोट करता था कि वो सेविंग करें। लेकिन अब आपने डिडक्शन वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया है, तो न्यू टैक्स रेजिम उनके लिए क्यों बेनिफिशियल होगा? क्यों वो पुराना न चुने? नहीं, उसके साथ आप एक चीज और जोड़िए, महिलाओं के बचत पर ब्याज दर पे बढ़ाया गया है और बहुत अच्छा उसको अट्रैक्टिव किया गया है, तो बचत की लोगों की इस पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर महिलाएं हैं उनको अगर बचत पे ब्याज ज्यादा मिलता है, तो एक अच्छा प्रयास किया गया है महिलाओं को बचत के लिए और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस वाले मित्र कह रहे थे, एक बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं। 9 साल की जो मोदी जी की सरकार है उसमें 47.8 करोड़ जनधन खातों के माध्यम से जो जनता को सीधा लाभ जो सरकार के द्वारा दिया जाता है वो सीधा उनके खाते में गया। ये एक हमारे देश के गरीबों की जेब में सरकार के द्वारा दिया हुआ। एक मिनट आप सुनिए तिवारी जी, प्लीज। तिवारी जी, आपके पास हम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पर बात करेंगे। तिवारी जी 2 मिनट एक एक करके बात तो खत्म कर लेने दें। आप ऐसे 2 मिनट, हाँ पारी जी बात कंप्लीट करें तो लीजिए। आप मेरी बात का जवाब दे देना। 47.8 करोड़ लोगों की जेब में सीधा सरकार से मिलने वाला लाभ उनकी जेब में जा रहा है। ठीक है। अब इनको तकलीफ भी होती है क्योंकि राजीव गांधी जी ये कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसा मिलता है। नहीं तो फिर पारी जी एक बात बताइए, क्यों गरीब के खाते में एक बात बताइए। देखिए आज बजट में किसी हद तक आपने स्वीकार किया महंगाई है, किसी हद तक स्वीकार किया है सरकार ने कि महंगाई है। ये पहली बार है जब मैं देख रहा हूं कि खुलकर बोला गया कि हाँ भाई महंगाई है और इसे टैकल किया जाना जरूरी है। तो महंगाई तो है, उससे रिलीफ मिलता तो फिलहाल अभी इमीडिएटली तो नहीं दिख रहा। दूसरी बात यह कि जब आप खुद कह रहे हैं कि कोविड की अर्थव्यवस्था, कोविड से अब हम बाहर निकल चुके हैं, तो कोविड से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप लोग जनता से ले रहे थे उन सबको तो डिक्लाइन किया जा सकता था, वो भी नहीं है।
आप देखिए, हमारे कोविड होने के बावजूद आज देश में जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए कितना हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट कितना ज्यादा बड़ा है। अब आप दिल्ली से जयपुर आने के लिए 2 घंटे लगेंगे। आपको मतलब नहीं, आप पूरा सुनिए, बढ़ रहा है ना डेवलपमेंट, आने वाले समय में और बढ़ना है। आपको अगर ये लगता है कि रूस यूक्रेन की तरफ से कोई खुशखबरी आ जाएगी तो ऐसा है नहीं। आप कोविड के बावजूद देश में जिस प्रकार से विकास को पंख लगे, मतलब विकास की गति पे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार ने कितने करोड़ों लोगों के जब फ्री वैक्सीन लगाई, लेकिन देश के विकास पर इसका फर्क नहीं पड़ने दिया। आज देश का ट्रांसपोर्ट, आप देखिए जो महान अर्थ शास्त्री आप उनके सुनिए, जो आज विश्व में जो बड़ी अर्थ ताकते हैं, आज आर्थिक व्यवस्था है, उसमें हमारा देश 10वें से 5वें स्थान पर आ रहा है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी इस बजट में। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश में 201, हाँ तिवारी जी, चलिए मैं तिवारी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। तिवारी जी एक बात बताइए, 220 करोड़ तिवारी जी एक बात बताइए, क्या ये बुरा है जो पारीक जी गिना रहे हैं, क्या वो बुरा है? अगर महिलाओं के लिए ब्याज दर बढ़ाई गई तो क्या ये बुरा है? अगर किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा जा रहा है तो क्या ये बुरा है? अरे आप मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। अब की बार केंद्रीकृत बैंकों को आपने कहा है कि हम 2 लाख रुपए जमा कराओगे तो हम 7.5% आपको वार्षिक रिटर्न देंगे। ये बैंक तो पहले से कर रहे हैं। जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं, जो एफिलेटेड है राष्ट्रीयकृत बैंकों से या आरबीआई से, वो तो दे रहे हैं महिलाओं को। इसमें नई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो महिलाओं को 7.85 या 7.5 दे रहे हैं। महिलाओं को आपने ठगा है। देश की आधी आबादी, देश की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है, हमारी देश की वित्त मंत्री महिला, आधी आबादी को आपने क्या दिया? आपने राजस्थान के जो 25 सांसद हैं, राजस्थान की ईआरसीपी के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को उन्होंने पूरे 4 साल में कभी इस बात के प्रेरित नहीं किया कि 13 जिलों के 2.5 करोड़ लोगों के सामने उनकी जिंदगी का सवाल है। किसान को पानी चाहिए और पीने का पानी चाहिए। ना आपने तो किया। मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं, मैं इसीलिए आ रहा हूं, मैं इसीलिए आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप किसान के कर्ज माफी की बात करते हैं, कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य बढ़ा दिया गया, कितना किया जाएगा वो भी इस बजट में बताया गया है। मैं कह रहा हूं 10 लाख करोड़ का जब आप अपने मित्रों का कर्ज माफ करते हैं तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो किसानों पे कर्जा उनको माफ तो नहीं किया जा सकता। अडानी अंबानी जैसे फ्रॉड जिनके अब धीरे धीरे फ्रॉड नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं तिवारी जी, मेरी बात सुनिए। मैं तिवारी जी मैं ये कह रहा हूं कि उसी कर्ज का लक्ष्य तो बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया ना किसानों के लिए, कृषि के लिए। उसका फायदा कौन लेगा? मैं तो नहीं लूंगा, आप तो नहीं लेंगे, कृषि क्षेत्र ही लेगा ना, किसान ही लेंगे। बजट की चर्चा कर रहे हैं और तर्कहीन बातों का कोई महत्व नहीं है। बढ़ोतरी की है क्या इन्होंने? नहीं पारीक जी, कभी कभी ना विपक्ष को भी सुन लेना चाहिए, उनकी भावनाएं चाहे जैसी हो सुन लेना चाहिए। आपने कुछ बढ़ोतरी की है क्या? आपने ईआरसीपी के लिए 25 सांसदों के द्वारा राजस्थान को कुछ लेकर के आए हैं क्या? अब आप ठीक है, मैं आगे तिवारी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिर निसार जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। निसार जी एक मिनट, आप एक मिनट मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट का अवसर दीजिए। बहुत शॉर्ट में बोलिएगा पारीक जी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। 9 करोड़ लोगों के घरों में 9 करोड़ लोगों के घरों में स्वच्छ जल पहुंचा है। इनको ये जानकारी नहीं पर आपका 2 साल पहले। अरे पारीक जी देखिए, फिर वही बात है, वो फिर आप रिपीट करवा रहे हैं। पारीक जी मैंने कहा हर घर नल योजना में आप पिछड़ रहे हैं अपने लक्ष्य से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही का मंत्रालय कह रहा है। 9 करोड़ लोगों को आवास वाला भी पिछड़ रहा है और सड़क के भी निर्माण की गति धीमी पड़ी है बीते दिनों में। नहीं, देखिए, आप अगर जब कल तुलना करते हैं ना, तो आप गति तो हमारी बहुत तेज बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है। आप ही की गति से आपकी तुलना कर रहा हूँ, किसी और से थोड़ा कर रहा हूँ पारीक जी। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, अब 2 मिनट रुकिए। मैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग इशू पर आना चाहता हूँ। तिवारी जी 2 मिनट रुकिए प्लीज। निसार जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज देखिए, बजट खत्म होते होते निसार जी सारी जो डिस्कशन थी वो टैक्स के आसपास आकर रह गई। तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर, सारी चीजों पर। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि इस नए टैक्स रेजिम, क्योंकि बिटवीन द लाइंस क्या है ये हम या नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। क्या इसमें सचमुच कुछ बिटवीन द लाइंस है? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, पुराना जो स्कीम है वो सेविंग की तरफ झुकाव वाला है और हमारा कल्चरल माइंडसेट है सेविंग वाला। नया वाला जो है
वो उसको डिसरप्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि सेविंग्स तो जरूरी है ना कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो सोशल सिक्योरिटी का क्या? बिटवीन द लाइन ये है सर इसमें मेरे हिसाब से कि लोग खर्च करें जिससे अर्थव्यवस्था को गति जो मिली है वो बनी रहे। ठीक है, तो लोगों का सेविंग का तो इससे थोड़ा टेंडेंसी कम होगा ये रिजीम चेंज से। और अब रिजीम जो नया रिजीम है वो डिफॉल्ट रिजीम माना जाएगा। हाँ। और जो पुराना रिजीम है वो लोगों के लिए ऑप्शन पे है, वो चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो इस रिजीम से जाएं। तो वो तो टेंडेंसी कम होगी बचत की। लेकिन अभी जो ये महिलाओं की बात हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं ये 2 लाख रुपए महिला जो जमा करेगी उसको फायदा मिलेगा। लेकिन कितनी महिलाएं अपने देश में हैं जो 2 लाख रुपए एक साल में जमा कर पाएंगी? आप इस पे थोड़ा विचार कीजिए सर, है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि उससे कितनी महिलाओं को एक्चुअली फायदा होगा, कितनी महिलाओं के हाथ में 2 लाख रुपए का सेविंग है, ये प्रश्न है एक। महिला एवं बाल विकास विभाग जो मूल विभाग मिनिस्ट्री मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास का, उसके बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस पिछले साल था वो 25,172 करोड़, इस साल है वो 25,448 करोड़। 300 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी हुआ है महिला एवं बाल विकास के विभाग मंत्रालय के बजट में। जो जेंडर बजट है टोटल बजट का प्रतिशत के रूप में 5% से ज्यादा था पिछले साल, इस साल 5% से नीचे चला गया। पहले भी बहुत कम था, अभी भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम ही हुआ है। तो क्या ये महिलाओं के लिए पूरी तरह से एक मतलब जैसे दिखाया जा रहा है, महिलाएं जो अभी मैं आपका इससे ठीक पहले वाला प्रोग्राम का थोड़ा सा हिस्सा सुन रहा था और उसमें जो महिलाएं बात कर रही थी वो यही कह रही थी कि अगर रसोई गैस के दाम कम होते तो हमारे लिए थोड़ा रिलीफ लगता, हमें कि हमारे लिए रिलीफ मिला है, उससे सभी महिलाओं को रिलीफ मिलता। सिर्फ 2 लाख साल में बचत कर पाएंगी, उनको नहीं। तो ये महिलाओं वाले नहीं, पर ये सवाल बेहद इंटरेस्टिंग है, इस पर तो जवाब तुरंत ले लेना चाहिए। पारिक जी, आप बता सकते हैं कितनी महिलाएं 2 लाख तक जमा कर पाएंगी? क्योंकि मेरी जानकारी में तो जितनी भी महिलाएं हैं या जितनी भी मेरी महिला मित्र हैं या रिलेटिव्स हैं, उनमें से कोई अभी इस स्थिति में है नहीं कि वो 2 लाख तक जमा कर पाए। देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है, आज आप अगर रोजगार में देखें या नौकरियों में देखें, जो अच्छा वेतन और अच्छा खुद का व्यवसाय कर रही है, तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं नहीं बचा पाएंगी। ऐसी बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। और आप इसमें यूं भी इसको ले सकते हैं कि एक सेकंड, आप देखिए, आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। आप सुनिए, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। सेविंग पर ध्यान देता है। आप ये समझते हैं कि जो नहीं, आप समझिए इस चीज को पहले, उनके सरकार बजट की भावना को समझिए कि 2 लाख जो महिला के नाम से होगा उसमें पुरुष का शेयर भी तो हो सकता है, उसके पति भी तो उसमें अपना पैसा डाल के और 2 लाख महिला के नाम से जमा करा सकते हैं। परिवार जो बचत करेगा वो महिला के नाम से करेगा। बचत तो टारगेट हो रही है ना, महिला के लिए ऐसा क्यों जोड़ते हैं? परिवार अगर आप मुझे प्लीज समझाइए, बचत कैसे टारगेट नहीं हो रही है? आप मुझे प्लीज समझाइए, सेविंग्स कैसे टारगेट नहीं हो रही है न्यू रेजिम में? हो रही बचत टारगेट हो रही है। देखिए क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा सबको चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि खाली महिलाओं को चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, महिला को भी चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है जो समझने की है, और ये महिलाओं के समझ में आया है। जो अब बचत होगी, जो परिवार बचत करेगा या कोई व्यक्ति बचत करेगा, वो अपनी पत्नी के नाम या अपनी बेटी के नाम बचत करेगा। तो जहां पर एक बात बताइए, ब्याज में वो हिडन एजेंडा तो नहीं है आपका इस नए टैक्स रेजिम से? नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, लाभ है सीधा महिलाओं का सशक्तिकरण में उठाया गया, ये सोच सकता है। इसलिए पूछ रहा हूं पारिक जी, गुस्सा होने की क्या जरूरत है? नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा, मैं तो बता रहा हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की और मजबूत सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अच्छी पहल है। इसका तो स्वागत करना चाहिए और महिलाएं इसका स्वागत कर रही है। ठीक है तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए आपने जिन जिन चीजों पर सवाल उठाए हैं एक विपक्ष के नाते, उन चीजों पर कुछ ना कुछ तो इस बजट में थोड़ा बहुत ही सही हो सकता है। आपकी नजर में जितना होना चाहिए उतना ना दिखे, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। आपने जैसे, मैं कह रहा हूं 2 मिनट सुनिए तो सही तिवारी जी, प्लीज 2 मिनट थोड़ा सा सुनिए तो सही। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो स्टार्टअप फंड क्या करेगा, स्टाइपेंड क्या करेगा, स्किल वाले जो सेंटर्स हैं वो क्या करेंगे? वो यही तो कर रहे होंगे। अग्निवीर के लिए भी हमने बजट में देखा एक पोर्शन अच्छा खासा दिया हुआ है। नौजवानों का भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवान 4 साल की नौकरी के बाद में चौकीदारी का काम करेगा मोदी जी के युग में। महिलाओं के नाम पर ठगा जा रहा है।
देश की कितनी महिलाएं जो 2 लाख रुपए अपने पति की, मैं कह रहा हूं जब आय बढ़ी नहीं रही है, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का खाना दे करके वोट लेना चाहते हो, मनरेगा का पैसा आप कम कर रहे हो, ओपीएस स्कीम जो राजस्थान के जननायक ने पेंशन वालों को ताज जिंदगी उनको एश्योर किया कि बुढ़ापे में मैं तुम्हारी लाठी हूं, देश के प्रधानमंत्री जिसे जननायक अशोक गहलोत ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं तो फिर देखिए ना तिवारी जी, पेंशन खत्म, तिवारी जी एक बात बोलिए ना, ओपीएस लागू कर दो। तिवारी जी एक बात बोलिए, तिवारी जी एक बात बोलिए, आपने अब तक एक भी ऐसी घोषणा नहीं, आपने अब तक एक भी ऐसी बात नहीं कही जिसमें आप ये कहें कि हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं, इस कदम की निंदा करते हैं। आप स्टार्टअप फंड की निंदा करते पूरी हैं तरीके से खारिज। पेट्रोल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में हमारे यहाँ क्रूड ऑयल $40 पर आ गया, आपने क्या कर दिया? नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 70 का पेट्रोल महंगा था, 110 का पेट्रोल नहीं, एक ये सिनेरियो बनता है, एक ये सिनेरियो बनता है। पारिक जी मुझे एक बात बताइए, अगर महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं जो घर में वित्त मंत्री का काम करती हैं और वो गैस खरीदती हैं, अगर उनको उनकी कीमत कम होती तो हो सकता है वो 2 लाख तक के मार्जिन तक पहुंच पाती। वो नहीं पहुंच पा रही है, महिलाएं ये रिएक्शन दे रही, मैं नहीं दे रहा हूं। देखिए हाँ बिल्कुल, आप सुनिए, हमारी ऐसी देश की लाखों महिलाएं जिनके घर में गैस का चूल्हा नहीं होता था, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको चूल्हा मिला। आप देखिए एक बार मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। शॉर्ट में कीजिए ना, चूल्हा मिला तो क्या उनको ये अधिकार नहीं था? अरे अब आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उनको चूल्हा मिला। अभी हमारे पहले नहीं 2 सेकंड आपने तो चूल्हा भी नहीं दिया, आपने तो उनकी आंखें फोड़ी। आप सुनिए, अब आपने ये बार बार बोल रहे हैं जननायक अशोक गहलोत के स्टेट में सब में महंगा पेट्रोल और डीजल है मान्यवर, आपको मालूम ही नहीं है। अरे अगर नहीं पर अब देखिए ना, 2 सेकंड तिवारी जी, 2 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए तिवारी जी प्लीज। पारिक साहब एक सीधा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। अगर जैसा कि सीएम गहलोत कह रहे हैं कि हम प्रदेश में, सुनिए तो सही, 2 सेकंड सुनिए ना, 2 सेकंड सुनिए। अगर जैसा कि सीएम गहलोत कह रहे हैं कि हम प्रदेश में महिलाओं को 500 रुपए तक में सिलेंडर दे देंगे, आपको क्या लगता है इससे उनको फायदा होगा या नहीं होगा? और अगर होगा तो वो फायदा आप क्यों नहीं दे सकते थे? कहां आपको जंजीरों ने जकड़ा? नहीं, आप देने तो दीजिए उनको, जिस दिन देंगे। अब ये बेटर रहेगा कि अपन उसके बाद इसमें डिबेट करेंगे। मैं आपसे एक सवाल आपने नहीं पूछा तिवारी जी से, पेट्रोल डीजल राजस्थान में ही सब में महंगा क्यों है, इसका कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती? और स्टेट से आपके यहाँ केंद्र का खजाना है, राजस्थान में ठीक है। नहीं देखिए, कुछ और क्वेश्चन है जिन्हें टच किया जाना जरूरी है। निसार जी, मैं चाहता हूं कि देखिए अभी तक जितना डिबेट में मैं आपको समझाऊं, आपको पॉलिटिकल डिस्कशन में पढ़ना पसंद नहीं है और इस वक्त आप पॉलिटिकल बयानों के बीच में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस आप भी मेरे साथ रखिए। पारिक जी भी रखेंगे, तिवारी जी भी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर हो रहा है। आप उसका जवाब